Hello everybody, welcome to the first episode of our YouTube channel डॉक्टर कपल डायरीज। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैंने अपना MS ऑर्थोपेडिक सर्जरी में 2020 में कंप्लीट किया है। and I am his better half, Dr. गरिमा चौहान। मैं प्रोफेशन से एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हूँ, currently practicing as a consultant anesthetist since the past 5 years. So हम दोनों को मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, आई गेस। सो हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग को आपस में बात करने के लिए कुछ रहा नहीं, तो हम लोग एक YouTube चैनल बनाते हैं और उस पर पॉडकास्ट किया करेंगे और हम आपसे बात करेंगे। यस, क्योंकि हम आपस में बात करते हैं तो फिर हम एनेस्थेटिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन का जोड़ी है ना, तो हम झगड़ा करते रहते हैं, तो हमको लगा कि अभी हम दूसरों को जाके अनॉय करते हैं। राइट। सो हम लोग YouTube चैनल बनाने के बारे में बहुत समय से सोच रहे थे, बट हम लोग कभी इंस्ट्रूमेंट्स टूट गए, कभी विल पावर टूट गया, तो ऐसे करके कभी वो स्टार्ट नहीं हो पाया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना, हम कभी एक कॉमन टॉपिक पे अग्री नहीं हो पाए अभी तक कि किस टॉपिक पे हमको बात करनी चाहिए। बट आज एक बहुत स्पेशल ओकेजन है। यस, आज नीट PG एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है और 10 इयर्स पहले या 7 to 8 इयर्स मेरा नीट PG का रिजल्ट 2017 में आया था। दैट वाज सेम। तो 2017 में हमारा भी रिजल्ट आया था और हम दोनों फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं। लाइक वी हैड नो गाइडेंस, लाइक कोई भी सपोर्ट। We were not born with a golden spoon. We still don't have a golden spoon. मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन के सबसे ज्यादा नर्वस मोमेंट्स में से आज का दिन रहा होगा, जब 2017 में नीट PG का रिजल्ट आया था और मैं सोच रहा था कि अभी इसके आगे क्या करूं। यस, तो आई थिंक ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा। तो जब 2017 में हम दोनों का रिजल्ट आया था, तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे बाय द वे, बट हम लोग अपना सेपरेट जर्नी के बारे में बात करेंगे। राइट। तो दीपक, तुझे कैसा लगा था रिजल्ट आने के बाद? Were you happy with your rank? मुझे हमेशा से ऑर्थोपेडिक्स नहीं करना था। मुझे हमेशा से जनरल सर्जरी करना था और उसके आगे जाके मैं फ्यूचर में प्लास्टिक सर्जरी करना चाहता था। एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ हैंड सर्जन। तो जो मेरा रैंक था, हैंड सर्जन। ओके। तो मेरा जो रैंक था उस पे मुझे फ्रिंज गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल सर्जरी के सीट्स मिल रहे थे और मैं वेट कर रहा था कि जब मेरा नंबर आएगा आई विल फिल अप माय प्रेफरेंस फॉर्म और आई विल टेक वन ऑफ दोस सीट्स। बट लास्ट मोमेंट पे मुझे दिखा कि एक ऑर्थोपेडिक का भी सीट वेकेंट था, तो मैंने उसी समय अपने एक ऑर्थोपेडिक फ्रेंड को कॉल किया जो मेरा UG के बैचमेट रहा था, और उसको मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि एक ही सीट बाकी है, मेरे को दिख रहा है, क्या करूँ मैं? तो उसने बोला कि बिल्कुल लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं देखना है, सीधा जाओ और उस पर मार दो फटाफट, और it is going to be an exceptional life ahead of you. So would you like to name that friend? You want to give him a shout out? Yes, so it is Dr. Santosh Pandey. Yay! He is a stalwart in orthopedic surgery, and I do. So तुझे स्टार्टिंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बनना था, तुझे हैंड सर्जन बनना था, बट तू अभी मैं वापस हैंड सर्जन बन गया शायद। बट तेरे को क्यों नहीं बनना था पहले ऑर्थोपेडिक? तेरे को स्पेसिफिकली हैंड सर्जन क्यों बनना था? मुझे स्पेसिफिकली हैंड सर्जन नहीं बनना था, मुझे प्लास्टिक सर्जन बनना था। बट क्यों तुझे प्लास्टिक सर्जन बनना था? सो मेरा एक्सपोजर जो था अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप का, उस समय जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था इन माय इंटर्नशिप ईयर, वो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जो हमारा रोटेशन हुआ था उसको लेकर था। हमारे पास एक लेक्चरर थे प्लास्टिक सर्जरी के। ही आस्क्ड मी टू अकम्पनी अ पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमारा जो हॉस्पिटल कैंपस था थोड़ा बड़ा था, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना था। आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेंबर द डिटेल्स, बट वो जो पेशेंट थी शी वाज 30-35 ईयर ओल्ड फीमेल, और उसका एक पूरा अपर लिम्ब वाज डिफिशिएंट ऑफ मसल मास। तो मतलब स्किन और बोन समहाउ ऐसा बर्न्ड और चिपके हुए थे। मतलब दिस इज हाउ आई एम कन्वेइंग इट इन अ लेमैन टर्म्स। बेसिकली वो पूरा मसल लॉस हो गया था उसको, देयर वाज अ बर्न एंड कॉन्ट्रैक्चर वगैरह सब कुछ था। इट वाज अ वेरी अगली लुकिंग अपर लिम्ब। सो द वे द लेक्चरर काउंसल्ड दैट पेशेंट एंड गेव हर होप दैट लाइफ वुड बी ग्रेट इवन आफ्टर द सर्जरी। तो बेसिकली वो लोग फ्लैप वगैरह लगाने की बातें कर रहे थे। अगेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन बैक देन, बट आई रियलाइज्ड कि हाउ अमेजिंग एंड how much hope it brings into a patient's life when a good plastic surgeon can do wonders for a patient.
तो उस समय से मुझे हमेशा लगता था कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करना चाहिए। अच्छा, सो एंड आल्सो ग्रेज एनाटॉमी में जो प्लास्टिक सर्जन था बहुत हॉट शॉट था। तो आई थिंक कि इसको प्लास्टिक सर्जन सिर्फ और सिर्फ ग्रेज एनाटॉमी की वजह से बनना था, और ये जो दूसरा स्टोरी बता रहा है वो सिर्फ ऐसा थोड़ा इमोशनल कनेक्ट करने के लिए बता रहा है। नो, एक्चुअली हम लोग का जो इंटर्नशिप रोटेशन था उसमें दैट वाज वन मोमेंट दैट रियली टच्ड मी, सो या। ओके, सो अभी तुझे क्या लगता है कि अगर तेरे को चांस दिया जाएगा फिर से 2017 में वापस जाने का, तो तू अपना डिसीजन चेंज करेगा ऑर्थोपेडिक मतलब एज अ सब्जेक्ट लेने का? Not at all. Oh, okay. Orthopedics has completely changed my life and my personality. So मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं कर रहा होता तो मैं और कुछ करके जीवन में खुश था, तैयार रहता। Okay, so ऐसा मुझे लगता है, but doesn't mean that other branches are not great or not amazing. This is my experience with orthopedics. I feel that तेरे को definitely लगता है कि other branches are not great and amazing and ortho is the best branch. This is my experience with orthopedics. Okay, so basically you love being an orthopedic surgeon, totally. And you would not go back and change your decision, not right? At all, no. Love your job, guys. Love your job. ठीक है, तो जैसे कि बच्चे जब रिजल्ट आता है तो अगेन वो कंफ्यूज होता है कि ऑर्थो लूं, सर्जरी लूं, गायनी लूं, तो व्हाट पुश्ड यू टुवर्ड्स टेकिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी? मतलब सो आई विल आंसर दैट। सो मेरे दिमाग में हमेशा से जनरल सर्जरी था। I don't know if it was because I never thought I would become an orthopedic surgeon, because orthopedic के ranks काफी ऊपर चले जाते हैं। तो subconsciously I may have always thought of myself as a average mediocre student in my MBBS life। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि orthopedics मिल भी सकता है। मतलब बेसिकली इसको I set my bar low। हाँ, इसको लगता था कि ऑर्थो इसके औकात के बाहर है, तो सोचना ही क्यों है, मतलब हाँ, मतलब maybe something like that। हाँ। तो कभी नहीं सोचा उसके बारे में। और एज अ MBBS स्टूडेंट आप लोग का जनरल सर्जरी का रोटेशन ज्यादा होता है, यू आर मोर फेमिलियर विद जनरल सर्जरी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सिर्फ 2 हफ्ते का रोटेशन होता है, तो ऐसे भी आप उस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते अनलेस यू आर रियली फैसिनेटेड अबाउट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट आई वाज नॉट। आई हैड माय एक्सपेक्टेशंस सेट एट अ वेरी मॉडरेट लेवल कि ठीक है, जी सर्ज करेंगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। अगेन प्लास्टिक सर्जरी डजंट गो रियली हाई इन रैंकिंग्स in super specialty seats either। So I was hoping to be happy go lucky। ठीक है, बट देन अगर तुझे ऑर्थोपेडिक का सीट खाली मिला from a periphery college and you took it, right? I took it and you have and no I have no regrets. qualms, no। Okay, so मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, मेरे पे मत चिढ़ना, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग ब्रांच है एंड इट इज टू मैकेनिकल, यू नो। मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर नॉट डॉक्टर्स। लाइक स्टेथो का मजाक उड़ाते हैं कि स्टेथो क्यों पहना है इसने, टूर्निके बांधने के लिए पहना है क्या स्टेथो? सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज इट नॉट मेडिसिन? मतलब तुझे नहीं लगता कि तू डॉक्टर वाला, मतलब डू यू फील लाइक अ कारपेंटर और व्हाट? लाइक सो I think after a point of time, if you are going into a broader super speciality, जहाँ पे आपका जो work field है is limited to only one system sort of, so to say, आप वहाँ पर जाके काफी mechanical हो जाते हो। And this is not about orthopedics also, it is about I suppose any branch। यूरो वाले 2-3 ही मेन चीजें करते रहते हैं like throughout their life। एंड जनरल सर्जरी वाले लाइक जो सिर्फ जनरल सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर्निया करेंगे या डोसल करेंगे, ऐसे 1-2 और सर्जरी करेंगे। न्यूरो वाले क्रेनोटॉमी करेंगे, बहुत ज़्यादा उनका मन हो गया तो डिकम्प्रेशन कर देंगे या फिर स्पाइन की सर्जरी करेंगे। सो दे डू गेट लिमिटेड एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट डज बिकम मैकेनिकल बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन एंड आउट। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्थो के लिए ट्रू है। कारपेंटर है क्या हम लोग? नॉट एट ऑल, बिकॉज people keep dying all the time, so wood doesn't die, people die, and you have to take that into account। or so and does it require manual labor? Yes, it does। मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ and the only reason I am still halfway in shape is because I burn a lot of it in the operation theater। तो मतलब चल रहा है। So, मतलब हमारा टेक होम मैसेज है कि ऑर्थोपेडिक्स और स्टेथो हम लोग को शायद इस दुनिया में जितने भी लोग स्टेथो यूज करते हैं उससे ज्यादा अच्छा यूज करने आता है। अच्छा। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास जब पेशेंट पहुंचता है
वी डोंट नीड टू यूज इट ऑन देम, बिकॉज वो नीचे किसी लेवल पे बीपी और हार्ट रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक कर लिया रहता है किसी ने। ठीक है, ठीक है। तो हमारा टेक होम मैसेज या फिर अगर आगे चेक करना है तो हम लोग एनेस्थेटिस्ट को दे देते हैं। ओके आप चेक कर लो। ओके, तो हमारा टेक होम मैसेज है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी डॉक्टर्स होते हैं और मैकेनिकल ब्रांच, हर ही ब्रांच मैकेनिकल हो सकती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर डूइंग द सेम नंबर ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, मतलब कॉमन थिंग्स आर कॉमनर, तो इट फ्रैक्चर इज गोइंग टू बी कॉमन। सो अगर आप फ्रैक्चर फिक्स कर रहे हो तो फिर मोर और लेस सेम स्ट्रेटजी होती है हर फ्रैक्चर को फिक्स करने की। तो इट कैन गेट मोनोटोनस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर बट दैट इज द लाइफ यू हैव चोजन। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन डीएनबी ऑर्थो वर्सेस एमएस ऑर्थो? मतलब अगर किसी को डीएनबी मिल रहा है और एमएस मिल रहा है तो उसको क्या चूज करना चाहिए एंड व्हाई? आई एम वेरी रेडिकल अबाउट दिस सब्जेक्ट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स और रेसिडेंट्स के साथ है वो कुछ ऐसा है कि दे ऑफन डोंट गेट हैंड्स ऑन एक्सपोजर इन द इंस्टीट्यूट दैट दे आर स्टडिंग डीएनबी इन। कोई मुझे प्लीज मारना मत इसे बोलने के लिए, बट दिस इज फैक्ट। अगर आपको चूज करना है बिटवीन एमएस ऑर्थोपेडिक्स एंड डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स, इट्स अ नो ब्रेनर, प्लीज चूज एमएस ऑर्थोपेडिक्स। अगर एमएस और मतलब ये लोगों का क्वेश्चन है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर एमएस ऑर्थो प्राइवेट से मिल रहा है और डीएनबी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, एमएस ऑर्थो प्राइवेट या डीएनबी फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट? नाउ दैट गेट्स वेरी टफ टू चूज। सो अगेन आपको देखना पड़ेगा कि डीएनबी आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं आपको उसमें हैंड्स ऑन मिल रहा है कि नहीं। अगर हैंड्स ऑन नहीं मिल रहा है तो आफ्टर कंप्लीटिंग डीएनबी फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑल्सो, आप जब बाहर निकलते हैं तो यू रियलाइज कि मैं केवार भी नहीं डाल पा रहा हूँ, उसमें भी हाथ काँप रहे हैं एंड सो ऑन। सो गेट ए गुड आइडिया ऑफ द इंस्टीट्यूट कि आपको वहाँ पे क्या क्या करने के लिए मिलने वाला है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आपको ज़्यादा हैंड्स ऑन मिलने वाला है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, टीचर्स अच्छे हैं, सो इट कुड बी अ टफ कॉल। सो बेसिकली अगर आपको डीएनबी करना भी है तो आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में इन एंड आउट पता करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मैं जानता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और जहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस डीएनबी ऑर्थो सीट्स मिलती हैं, बट दे वर नॉट इवन गिवन अ केवार टू पुट। सो बेसिकली आप लोग को सीनियर से बात करना चाहिए जो उधर करंट यू नीड टू नो द कॉलेज बेटर। यस, सो डोंट ब्लाइंडली टेक डीएनबी फॉर द सेक ऑफ टेकिंग डीएनबी फॉर ऑर्थोपेडिक। डीएनबी का एक एडवांटेज होता है कि वहाँ पर एकेडमिक्स पे वो काफ़ी फोकस करते हैं। सो जब एकेडमिक्स पे फोकस होता है तो फिर आपका रिसर्च में फोकस होता है, यू गेट इनटू पब्लिकेशंस, आप बड़े बड़े सर्कल्स में हैंग आउट करते हो, यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चरर्स और गाइड्स और प्रोफेसर्स अपने पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, डिस्कशन होता है, यू गेट इनटू दैट एलिटिस्ट क्लास। और एमएस में द फोकस इज मोस्टली ऑन काम करो, ये करो, वो करो, सब करते रहो, कीप डूइंग थिंग्स। सर्जरी भी तुमको ही करना है, पोस्ट ऑप भी तुमको ही मैनेज करना है, पेशेंट भी तुम ही एडमिट करना है, कैजुअलिटी भी तुमको ही देखना है, सब कुछ तुमको करना है। तो दोज पीपल, and I'm talking about MS candidates, they sort of lag behind in the academia part. Again, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि this is all or none, white और black नहीं है, but ऐसा generally देखा गया है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि इतने सारी सीट्स हो गई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, तो टायर 1 सिटी में अगर हमको प्रैक्टिस करना है आफ्टर पीजी, लाइक आफ्टर पासिंग आउट, तो बहुत कंपटीशन है क्या, बहुत सैचुरेटेड हो गया है कि क्या करना चाहिए? मतलब इज इट लाइक वर्थ इट? लाइफ टफ है बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल दो राय नहीं है, और ऑर्थोपेडिक्स के लिए तो और भी ज़्यादा है मुझे लगता है। और मुझे तो अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ सबके सब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ही है। सो आई सी अ लॉट ऑफ ऑर्थो पीपल इन द मार्केट एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन कि यार ऑर्थो तो कर लिया, अभी यहाँ पे ऑर्थो के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब जगह 10 साल पहले से कोई ऑर्थो वाला बैठा हुआ है, तो अभी करे तो करे क्या? बिकॉज ऑल द कॉर्पोरेट्स हैव वन और मल्टीपल ऑर्थो पीपल अपॉइंटेड ऑन देयर पैनल सिंस मेनी ईयर्स, और वो बहुत ही लॉयलिस्ट क्राउड रहता है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि जो डीएनबी का क्राउड जो है, दे हैंग आउट इन दोज एलिटिस्ट सर्कल्स, उनकी कॉन्टैक्ट्स बेटर होते हैं हमसे, और मे बी दैट टेक्स देम अहेड इन लाइफ। आई डोंट नो, इट्स अ थ्योरी, बट ऐसा है कि द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ फॉर ऑर्थोपेडिक्स करेंटली। सो टीयर 1 में तो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे
सो इफ यू रियली वांट टू लिव इन टियर 1 तो फिर आपको बहुत भागना पड़ेगा और बहुत समय तक भागना पड़ेगा. बट आई थिंक इट इज ट्रू फॉर ऑल द ब्रांचेस टियर 1 में, नॉट नेसेसरीली ऑर्थोपेडिक ओनली. मतलब सब में ही है यार, सब में ही. मतलब गवर्नमेंट ने सबकी सीटें बढ़ा दी है. सीनियर लोग है ना, उन्होंने ऐसे एकदम ऐसे ठप्पा मार के बैठ गए हैं वो लोग, तो हिल नहीं रहे ना, तो नए लोगों को चांस नहीं मिलता. और वो क्यों हिलेंगे? मतलब अगर तू कुछ सीनियर होती, तूने मेहनत करके ऊपर तक पहुंची होती, और तो तूने बच्चे को बनाऊंगी अपना सक्सेसर. मतलब करण जोहर नेपोटिज्म कर रहा है, तो नेपोटिज्म इज देयर. मेडिसिन में भी है नेपोटिज्म. यस, हम शायद अपने बच्चे के साथ आगे जाके नेपोटिज्म नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दोस गाइज आर रॉन्ग और दैट दे शुड जस्ट वेकेट देयर सीट एंड गो टू द मून. मतलब मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता. आई वुड हैव सेफगार्डेड माय टेरिटरी. मतलब तुम लोग देख लो भाई अपना. ठीक है. सो दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट सीट्स पे सीट्स बढ़ाई जा रही है, कंपटीशन तो रहने ही वाला है. तो अगर आपका आंसर इन शॉर्ट यही है कि टियर 1 सिटी में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बाकी सिटीज में ठीक है देख सकते हैं. तो मैंने ऐसा किया था. तो सिंस आई एम अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मेरा बनाया कोई सेटअप नहीं था. सो आफ्टर फिनिशिंग माय एमएस आई डिड माय फेलोशिप, और फेलोशिप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे हैंड्स ऑन चाहिए और खुद से करना है. तो मैं टियर 3 सिटी में चले गया और वहाँ पे मैं करीब 2.5 साल तक था. आई वाज इन उत्तराखंड एंड आई वाज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड रिप्लेसमेंट सर्जन. तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला. आई हैड अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. I had the scope and the chance to work independently. So that not just gave me a hefty packet to take back home, but also a lot of confidence. So you choose your own battle. मुझे मुंबई में struggle नहीं करना था, because sometimes what happens is कि आप जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप भी वहीं पर रहोगे, तो you will not get paid that well. And you will struggle for the same amount of work, and फिर वो ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाता है. फिर आप मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगते हो. मतलब आई फील दैट वे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया. फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक एमएस ऑर्थो या डीएनबी ऑर्थो पास हो गया कोई बच्चा, तो उसके बाद उसको कितना मतलब सैलरी का जॉब लग सकता है मुंबई में? चलो अगेन अ टफ कॉल. अगर आप जैसे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो जो सैलरी रेंज इज समवेयर बिटवीन 60-70,000 टू मे बी. कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल मतलब राजाबाड़ी हॉस्पिटल हो गया, बीएमसी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाइक एसआरशिप एज एन एसआर या फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी आते हो तो सैलरी 1 लाख 1.2 लाख तक रहता है. ठीक है. और अगर कॉर्पोरेट में जाए तो कॉर्पोरेट में जाए तो यू विल वर्क अंडर समबडी. आपका एक बॉस रहेगा और आप एक सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड पे स्केल पे रहोगे, व्हिच इज अगेन अराउंड 1.2 to 1.5. बट सर्जरी करने मिलेगा. यू विल असिस्ट योर बॉसेस and depending on what sort of confidence he has in you, you will get to do things. कितने टाइम में? May take couple of years to start doing anything. Most of the time आप वहाँ पे सिर्फ फाइल्स ही भरते रहते हैं. It is sad. I will not lie. मैं खुद कॉर्पोरेट में था. So we had calls जाते थे, but just like me there were like 7-8 other guys. They had. तो इसीलिए ये 7 months कॉर्पोरेट में फ्रस्ट्रेट होने के बाद इसने को डिसाइड कर लिया कि मैं अभी जा रहा हूँ टियर 3 सिटी में और इंडिपेंडेंटली अपना खुद का प्रैक्टिस करूंगा, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट योर ओन बेस इन मुंबई इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर. हाँ, मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में 8 to 9 hours काम कर रहे हो, 2 घंटा दिन में ट्रैवल कर रहे हो, then you don't have enough energy to have a private practice of your own, and nor do the corporate allow it. तो वो तो फिर अब बंदे रह जाते हो, ना कुछ कर रहे हो खुद से, ना कुछ बाहर कर पा रहे हो. You're just stuck, and I did not want to be stuck, so I took a path of my own. ठीक है. तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है? So that is a very easy question to answer. Orthopedics is all about job satisfaction. It has immediate results. अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया है who let's say requires a fracture fixation, आपने वो कर दिया, अच्छा कर दिया, अगले दिन से you can see the results. So it is not like कि वो 2 साल के बाद समझ में आएगा, उसको अगले दिन समझ में आएगा. इनफैक्ट इंटर ऑप समझ में आएगा एक्सरे पे. तो जॉब सेटिस्फैक्शन इज मतलब
जॉब सेटिस्फैक्शन ही है ऑर्थोपेडिक्स में, पैसा तो शायद इस समय ज्यादा नहीं है. So basically it is a rewarding branch. It is a very not in rewarding terms of money but in terms of job satisfaction, and that is very important. okay. अच्छा ईगो बूस्ट मिलता है. okay. और ठीक है. तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के बाद क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बच्चे ने कर लिया ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एमएस या डीएनबी पास आउट हो गया, अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है? मतलब यूट्यूबर भी बन सकता है हमारे जैसा, कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं बोल रही, बट ये इसमें ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड क्या क्या कर सकता है? सो ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद आप फर्दर स्पेशलाइज कर सकते हो अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप. आप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स कर सकते हो, स्पाइन की सर्जरीज कर सकते हो, हैंड में स्पेशलाइज कर सकते हो, पेल्वी एस्टेबुलर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जन्स बनते हैं, कुछ लोग फुट एंड एंकल सर्जन बनते हैं. तो ऐसे करके मल्टीपल उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ रहा है. जैसा जनरल सर्जरी के बाद बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, वैसा हो सकता है फ्यूचर में औरतों के लिए भी हो कि फुट एंड एंकल सर्जन सिर्फ फुट एंड एंकल ही करे जा रहा है, ट्रॉमा वाला सिर्फ ट्रॉमा ही करे जा रहा है. तो एज ऑफ प्रेजेंट दीज आर जस्ट फेलोशिप्स, बट ये सब ऑप्शंस हैं. और ये फेलोशिप कितने टाइम की होती है? वेरी करता है. जॉइंट रिप्लेसमेंट के फेलोशिप्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3 months to 1 year. स्पोर्ट्स इंजरी के फेलोशिप्स 6 महीने से 1 साल 2 साल की भी होती है. वेरी करता है. स्पाइन की फेलोशिप्स करीब करीब 1 साल की होती है कहीं भी. सो या ऑल दैट. और ये तो हो गया इंडिया के बारे में. देयर आर फेलोशिप्स दैट यू कैन डू अब्रॉड. बाहर के इंस्टीट्यूशंस में आप फेलोशिप करके आ सकते हो. मोस्ट ऑफ दीज फेलोशिप्स आर नॉट फेलोशिप्स पर से, दे आर मोस्टली ऑब्जर्वरशिप्स. लोग जाते हैं, देखते हैं कि सामने वाले कंट्री में लोग क्या कर रहे हैं. सो these are like a couple of month long experiential fellowships, observerships sort of things. तो बेसिकली 3 साल का एमएस करने के बाद 1 साल का फेलोशिप कर लो और यू आर डन, राइट? सो अगेन, तो जैसे कि मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट का फेलोशिप किया है, बट लोग और भी स्पेशलाइज करते हैं अलग अलग चीज़ों में. लोग स्कोपी का भी कर लेते हैं, कुछ लोग स्पाइन का भी कर लेते हैं साथ में, कुछ लोग इलिजारो या कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी का फेलोशिप कर लेते हैं. तो people can get stuck in that cycle. They can just keep learning. एक इधर सीख लिया, शोल्डर का वर्कशॉप उधर कहीं और सीख लिया. तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 5 साल से फेलोशिप ही करे जा रहे हैं, 3 साल का एमएस करने के बाद 5 साल फेलोशिप कर रहे हैं, और अभी तक वो खुद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया. So they're just learning and learning and learning. But that is their personal choice, I think. Yeah, मतलब सबका अपना अपना रहता है. So you can have your own journey. वही बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. So I think मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस इसको पूछ के पका डाला है. एंड आई थिंक कि और कुछ नहीं जानना होता होगा औरतों के बारे में लोगों को, बट अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू गाइड यू. You know the drill, right? So if you like this video, like, share, subscribe.